तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है कार्यपालिका, उसके हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने इन नोट्स में कवर कर रखा है। ठीक है, और इसके जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्य जो हैं, उनकी शक्तियाँ, इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है चैनल पे। तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं और उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा जितने भी टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। और ये जो नोट्स है, इसका PDF मैं आपको कल तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका क्या होता है। तो सरकार के, जैसे यहाँ लिखा गया है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या होता है? सरकार का वह अंग जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। ठीक है, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए गए होते हैं, उनको लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका। ठीक है, अब आता है कार्यपालिका का निर्माण या अंग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, ये कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? पूरे प्रशासनिक ढांचे को जिन्हें योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है, उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसमें जो प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें सारे मंत्री आते हैं, वो उनको उनकी योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व या सामूहिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अपने सभी कामों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल के जो भी कार्य हैं, उसके लिए वो लोकसभा को जवाबदेह होता है या फिर उसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र है वो पूरे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल ऐसे प्रतिनिधियों का समूह है जिसका निर्माण किसी विशेष पद के चुनाव करने के लिए किया जाता है। विशेष पद जैसे कि राष्ट्रपति का पद। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल ऐसे प्रतिनिधियों का समूह है जिनका निर्माण ही किया जाता है किसी विशेष पद के चुनाव करने के लिए। ठीक है, किसी विशेष पद पर कौन अधिकारी बैठेगा, उसका चुनाव करने के लिए जो विशेष प्रतिनिधियों का समूह है, उसे निर्वाचन मंडल कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद। ठीक है, निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब इनमें 2 केंद्र शामिल प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये जो थे पुडुचेरी और दिल्ली, इनके विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हें निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन दोनों के सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला हमारा पॉइंट जो है कार्यपालिका के प्रकार। तो पहला है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इस शासन प्रणाली में देश और सरकार दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरह से राष्ट्रपति का पद बहुत मजबूत होता है। उदाहरण क्या है इसमें? कहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है? अमेरिका और ब्राज़ील आदि इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बहुत मजबूत होता है। सेकंड आता है संसदीय शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या राजा देश का प्रधान होता है, पर वह नाम मात्र या औपचारिक तौर पर प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जैसे कि हमारे देश में है कि राष्ट्रपति को जो है देश का प्रधान माना जाता है, लेकिन वो बस नाम मात्र के लिए है, क्योंकि औपचारिक तौर पर जो है वो प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे भारत, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन। ठीक है, थर्ड आता है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं।
इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं या फिर अलग अलग दल के, लेकिन जब ये अलग अलग दल के होते हैं तो उनके बीच संबंध अच्छे नहीं होते। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपके लिए है श्रीलंका का, आप ले सकते हैं। और भी देश हैं जैसे फ्रांस, रूस और श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा और भी देश हैं जहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ठीक है। ये दोनों एक ही दल के भी हो सकते हैं और अलग अलग दल के होते हैं। जब अलग अलग दल के होते हैं तो इनके बीच जो संबंध है वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। अब आता है कार्यपालिका के कार्य। ये आपको छोटी क्लासेस से ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला कार्य है कानून लागू करना। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है, चाहे वह कानून अच्छा हो या बुरा, ठीक है। मतलब जो भी कानून संसद पास करती है उसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है, चाहे वो कानून अच्छा हो या बुरा हो। सेकंड है देश में शक्ति व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका देश में शांति व्यवस्था, यहाँ पे देखिए शांति आएगा, ठीक है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करती है, ठीक है। जो व्यक्ति कानून को तोड़ते हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। आप सभी को पता होगा हमारे देश में कानून व्यवस्था है, तो ये कार्यपालिका का कार्य है कि वो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। किसके द्वारा? पुलिस की व्यवस्था करती है, ताकि जो भी कानून तोड़ता है व्यक्ति उसे गिरफ्तार करती है पुलिस और उस पर मुकदमा या केस चलाया जाता है। कार्यपालिका का तीसरा कार्य है नीतियाँ बनाना। नीतियाँ बनाना कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका अपनी नीतियाँ तय करके संसद के सामने पेश करती है। कार्यपालिका देश की आंतरिक व विदेश नीति को तय करती है और इसी आधार पर देश का शासक चलाती है। तो नीति बनाना जो है कार्यपालिका का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। अपना जो कार्यपालिका है वो भी अपनी कोई सी भी जो नीति है वो बनाती है और उसको संसद के सामने पेश करती है। फिर जो अगर वहाँ से पास होता है तो फिर उस नीति को अपनाया जाता है, ठीक है। कार्यपालिका जो है देश की आंतरिक और विदेश नीति दोनों को ही तय करती है, इसी के आधार पर देश का शासन चलता है। चौथा है चुनाव संबंधी कार्य या शक्तियाँ। ये कार्यपालिका की चौथी शक्ति है। देश के शासन को चलाने के लिए बहुत से शक्तियाँ कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ये कर्मचारी जैसे आपको पता होगा IAS हो गया, IPS हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गए, राजदूत हो गए, जो अपनी योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाते हैं। देश के शासन को चलाने के लिए जो बहुत कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि IAS IPS, इनकी भी नियुक्ति जो है इनके योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसका भी अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है विदेश संबंधी कार्य। ये कार्यपालिका का पांचवा कार्य है। दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने का कार्य भी कार्यपालिका का होता है। देश के लिए विदेश नीति को कार्यपालिका द्वारा ही तय किया जाता है। किसी देश के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे यह कार्यपालिका पर निर्भर करता है। इसमें राजदूतों को दूसरे देशों में भेजना, संधियां समझौते करना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना, ये सब आता है, ठीक है। तो विदेशी संबंधी कार्य में यही है, कार्यपालिका जो है विदेश नीति तैयार करती है, फिर अपने दूत हैं राजदूत उनको दूसरे देशों में भेजती है, ठीक है। उनके साथ संधि समझौते जो है वो करती है और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें भाग लेती है। तो ये भी जो कार्य है ये कार्यपालिका का ही कार्य है। छठा कार्य है कानून संबंधी कार्य। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका का महत्वपूर्ण हाथ होता है। कार्यपालिका में मंत्रिमंडल संसद के भी सदस्य होते हैं, अतः वे संसद की बैठकों में भाग लेते हैं और कानून बनाने के लिए उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो कानून बनाने का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कार्यपालिका के हाथ में होता है। सातवां कार्य है वित्तीय कार्य। देश के धन पर संसद का नियंत्रण होता है और संसदीय स्वीकृति के बिना कार्यपालिका एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती, लेकिन कार्यपालिका ही बजट को तैयार करती है और उसे संसद में पेश करती है। तो बजट जो तैयार होता है हर साल, उसको तैयार करने का जो काम है वो भी कार्यपालिका का ही है। किन चीज़ों पर नए टैक्स लगाने हैं, किस पर घटाना है या समाप्त करना है, ये सब जो है ये भी कार्यपालिका जो है संसद में पेश करती है, ठीक है। तो वित्तीय कार्य जो है ये भी कार्यपालिका का ही कार्य है। आठवां कार्य है न्यायिक कार्य। कार्यपालिका के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। भारत में राष्ट्रपति के पास किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ करने या सज़ा कम करने का अधिकार है,
ठीक है, जो कार्यपालिका का ही सदस्य है। ठीक है, 9वीं है सैनिक कार्य। देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए कार्यपालिका की अहम भूमिका है। भारत का थल, जल व वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, सुरक्षा संबंधित नियम कार्यपालिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। 10वीं शक्ति है आपातकालीन शक्तियाँ, और 11वीं है उपाधियाँ या सम्मान देने की शक्ति जो है ये भी कार्यपालिका के ही पास है। अब आपको पता होगा ये सब, राष्ट्रपति के विषय में हमने इस स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से, और प्रधानमंत्री के विषय में भी, तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए पॉइंट्स, और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये भी देख लीजिए, त्यागपत्र, महाभियोग। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ उस वीडियो में बताई गई है, चुनाव संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, संसद के सदस्यों को मनोनीत करना। फिर आता है सैनिक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी नहीं कर सकते ये आपको पता होना चाहिए, जब दोनों सदनों में जो है सत्र होते हैं, दोनों सदनों की बैठक होती है, तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर भी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। फिर देख लीजिए समाधान शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति भी है। कुछ विशेष अधिकार हैं जिसको मैंने आपको बताया था। किसी विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए लौटा सकता है, आप वो वाली जो वीडियो देखेंगे उसमें समझाया गया है। फिर पॉकेट वीटो, ये भी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंध अधिकार, ये भी उसी में है। अब आता है भारत के उपराष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हमने वीडियो बना रखी है। अब आता है उपराष्ट्रपति। संसद के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति से जुड़ा प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और न ही इसे मतदान का अधिकार है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष होने के कारण किसी मुद्दे पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उसके बारे में दिया गया है, उपराष्ट्रपति पद के लिए योगदान, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी सरकारी पद में या किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उसे जो पद है वो त्यागना पड़ेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार जो है संभालता है, लेकिन यह अधिकतम 6 महीने तक ही होता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल समक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, लेकिन इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वही मिलकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा की इस पद केवल मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रस्ताव है, अगर हम उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो वो जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा के सामने पेश किया जा सकता है। लोकसभा जो है बस इस पर मंजूरी देती है। ठीक है, जो होता है प्रस्ताव पेश वो राज्यसभा में ही होता है। फिर प्रधानमंत्री के विषय में हमने बता रखा है आपको, एक स्पेशल वीडियो जो बनाई थी हमने कुछ दिनों पहले। ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी आप देख लीजिए PDF। और ये जो PDF है इसका लिंक मैं आपको कल तक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा और आप वहाँ से आके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका, जो लास्ट पॉइंट है। नौकरशाही उन प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता है जो अपने कार्य में प्रशिक्षित और कुशल होते हैं तथा इनका चुनाव योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। यह स्थायी कर्मचारी होते हैं। नौकरशाही वो हैं जो अपने कार्य में प्रशिक्षित है, कुशल हैं, ठीक है, पूरे निपुण हैं
और उनका जो चुनाव है उनकी योग्यता के आधार पर होता है और कंपटीशन के आधार पर होता है, और ये क्या होते हैं, स्थायी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, बस इसी के साथ जो हमारी वीडियो है कार्यपालिका की ख़त्म होती है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इजली से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।